Good morning, class 8th. So it's our second video from chapter number 3, that is rural life under British India. In our first two videos, first video and in our physical class, we have been discussed about the three major land revenue collection settlements or the systems introduced by the Britishers. In this video, we are going to read furthermore, that is the commercialization of agriculture. In what manner Britishers tried to commercialize the agriculture. उन्होंने खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाया, उसका व्यवसायीकरण कैसे किया. So read to get the answers. The British also started growing crops that were required in Europe. अंग्रेजों ने उन फसलों को भी उगाना शुरू कर दिया जिनकी रिक्वायरमेंट यूरोप में थी. द ब्रिटिश परस्यूटेड और प्रेशराइज्ड, उन्होंने जोर दिया, परस्यूट करना यानी जोर देना, किसके ऊपर, इंडियन फार्मर्स के ऊपर, टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स, कि वो नकदी फसलें उगाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिगो, नील की खेती करे, कॉटन, कपास, रो सिल्क, कच्चा रेशम, अफीम है ना, ओपीम, पीपर, टी एंड शुगर. प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स एनेबल्ड द ब्रिटिश टू मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. अब जब कैश क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होने लगा तो इससे अंग्रेजों को बहुत फायदा होने लगा. दे मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. The brutal and exploitative phase of British imperialism can be explained better by the incident when the Chinese tried to stop the illegal opium trade by the British. जब चाइनीज लोगों ने, चाइना के लोगों ने इंडिया के थ्रू जो इन ब्रिटिश इंपेरियलिज्म ने या अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने या राजाशाही ने जब वहाँ पर अफीम का इलीगल ट्रेड करना चाहा, तब अंग्रेजों का ब्रूटल यानी क्रूर एंड एक्सप्लॉयटेटिव यानी शोषणकारी चेहरा सामने आ गया. By the end, the British declared a war against them. और जब चाइनीज ने अपोज किया कि हमें नहीं चाहिए, आप अफीम क्यों सप्लाई कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग एडिक्टेड हो रहे हैं, है ना, तो अंग्रेजों ने उनके चाइना के अगेंस्ट जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध लड़ा. दीज वार्स वर कॉल्ड द अफीम वार्स, और इन्हीं युद्धों को जो है अफीम वार्स कहा गया है, अफीम वार. कल्टिवेशन ऑफ अफीम कैसे होता था, देखिए. द ब्रिटिश बॉट टी फ्रॉम चाइना, अंग्रेज जो है चाइना से चाय लाते थे. एंड हैड टू पे फॉर इट इन सिल्वर, इसके बदले में चांदी देते थे. चाय का जो है वो कहाँ पर खोज की गई, वहाँ चाइना में, ठीक है. बिकॉज द चाइनीज वर सेल्फ सफिशिएंट एंड डिड नॉट वांट वेस्टर्न गुड्स. अब चाइनीज जो है क्या थे, उनके पास सारी चीज़ें थी, सेल्फ सफिशिएंट थे, उन्हें वेस्टर्न गुड यानी पश्चिमी माल कुछ नहीं चाहिए था यूरोपीय देशों से. तो उन्होंने सिल्वर मांग लिया अंग्रेजों से कि हमें चांदी दीजिए, तो चांदी के सिक्के देते थे ब्रिटिशर्स. बट सून व्हाट हैपेंड, दे केम अप विद अ वेरी कनिंग एंड करप्ट प्लान ऑफ प्रोड्यूसिंग अफीम इन इंडिया एंड देन स्मगलिंग इट इनटू चाइना. अब अंग्रेजों का जब ट्रेड शुरू हो गया ब्रिटिशर्स का चाइना के साथ, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जो है अफीम की खेती इंडिया में की और उसकी स्मगलिंग चाइना में करना शुरू कर दी, वहाँ पर इलीगल तरीके से बेचना शुरू कर दिया. द ब्रिटिश डिड नॉट हेजिटेट इन टेकिंग अप दिस कम्प्लीटली इलीगल ट्रेड एज इट सपोर्टेड देम इन फाइनेंसिंग देयर टी ट्रेड. अंग्रेजों बिल्कुल भी हेजिटेट, बिल्कुल नहीं हिचकिचाए ऐसा गलत काम करने से, क्योंकि ये जो कि ये पूरा इलीगल ट्रेड था, अवैधानिक गैरकानूनी व्यापार था, ये नियमों के विरुद्ध. फिर भी उन्होंने किया बिकॉज इससे उनको फाइनेंस यानी उनको पैसा मिल रहा था फॉर देयर टी ट्रेड यानी उनके चाय के व्यापार के साथ. अब कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, कि चाय की खेती कैसे हुई, नील की खेती. द इंडियन इंडिगो वॉज इन ग्रेट डिमांड बाय यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स. यूरोप के वस्त्र निर्माताओं में के मध्य भारतीय नील की बहुत ज़्यादा मांग थी, ग्रेट डिमांड थी. क्योंकि बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर, ये अच्छा नीला कलर, गहरा नीला कलर देता था इंडिगो प्लांट. ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में व्हाट हैपेंड सर, इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली. बंगाल में नील की खेती का जो प्रोडक्शन था वो रैपिडली यानी बहुत तेज़ी से एक्सपेंडेड यानी फैल गया. एंड सून कैम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट, और पूरी दुनिया में जो इंडिगो बंगाल में प्रोड्यूस होता था उसने अपना दुनिया के मार्केट को डोमिनेट कर लिया ना, उस पर अपनी पहुंच बना ली. इन साइड बॉक्स समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, द इंडिगो प्लांटर्स प्लांटेड इंडिगो इन द लैंड्स दैट दे कंट्रोल डायरेक्टली, कि इंडिगो प्लांटर्स उन खेतों में जो है
इंडिगो प्लांट सीधे सीधे लगाने लग गए जो उनके नियंत्रण में थे। दिस सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन वॉज कॉल्ड नीच कल्टिवेशन। इसको जो है नीच कल्टिवेशन कहा गया जब वो खुद ही करने लग गए थे अंग्रेज लोग इंडिगो की खेती। बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द प्लांटर्स टू गेट लार्जर प्लॉट्स ऑफ लैंड टू प्लांट इंडिगो। पर अंग्रेजों के लिए मुश्किल था कि उन्हें बड़े बड़े प्लांट जो है मिल जाए उनके इंडिगो प्लांट करने के लिए। इंस्टेड द प्लांटर्स प्रिफर्ड द नियति इन विच दे फोर्स द पीजेंट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने जो है नीज कल्टीवेशन के उसमें जो है नियति सिस्टम जो है शुरू किया जिसमें फोर्सिबली किसानों से समझौता करते एंड कल्टिवेट इंडिगो इन देयर लैंड, और उनकी ज़मीन पर जो है इंडिगो की कल्टीवेशन करते थे। ठीक है, एंड कल्टिवेट इंडिगो इन देयर लैंड, और उनकी ज़मीन पर जो है इंडिगो कल्टीवेशन करते थे। अब देखिए, द यूरोपियन प्लांटर्स बिगन टू इन्वेस्ट इन इंडिगो प्रोडक्शन। तो जो यूरोपियन प्लांटर्स थे यानी यूरोपीय व्यापारी थे, उन्होंने क्या बिगन कर दिया, क्या शुरू कर दिया, टू इन्वेस्ट इन इंडिगो प्रोडक्शन, नील की खेती में जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। दे प्रेशराइज द फार्मर्स टू साइन कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने ज़बरदस्ती की कि किसान जो है समझौते कर ले, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, अनुबंध पत्र साइन कर ले, एंड प्रोड्यूस इंडिगो, और जो है नील का उत्पादन करे। द फार्मर्स हु साइन कॉन्ट्रैक्ट्स गोट लोन्स। जो फार्मर्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करते थे दे गोट लोन्स, उन्हें ऋण मिलने लगा, कर्जा मिलेगा। विच मेड इट कंपल्सरी फॉर देम टू कल्टिवेट इंडिगो। जिसने कंपल्सरी कर दिया कि वो जो है अब जो है इंडिगो की कल्टीवेशन करेगा। उन्हें एटलीस्ट 25% ऑफ देयर लैंड होल्डिंग, कम से कम उनकी ज़मीन के 25% लैंड होल्डिंग्स पर। ठीक है, बट इन रियलिटी पर हकीकत में हुआ क्या, दीज पीजेंट्स वर ब्रूटली एक्सप्लॉइटेड। इन किसानों को बहुत बुरी तरीके से शोषण किया गया। दे गोट अ वेरी लो प्राइस फॉर द इंडिगो। उन्हें नील की खेती के लिए बहुत कम पैसा मिलने लगा। एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड। और ये जो लोन का साइकिल था ये कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। मोर एवर, इससे भी ज़्यादा बढ़कर, द फार्मर्स वर फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स अदरवाइज टू प्रोड्यूस इंडिगो ऑन देयर मोस्ट फर्टाइल लैंड। कि ये जो प्लांटर्स होते थे ये फार्मर्स को ज़बरदस्ती जो है फोर्स करते थे कि वो अपनी सबसे मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन पर जो है क्या करे, खेती करे। इन विच द पीजेंट्स अदर, है ना, जिसमें कि पीजेंट जो है इन विच द पीजेंट्स अदरवाइज प्रीफर टू कल्टिवेट राइस। ऐसी ज़मीन जिस पर किसान चावल उगाते उस वाले खेत में। बट इंडिगो प्रोडक्शन रूइन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। पर जैसा कि हमें मालूम है नील की खेती से जो है क्या हो जाता है, मिट्टी की फर्टिलिटी और उपजाऊ क्षमता कम हो जाती। फिर दूसरी अदर जो क्रॉप होती है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है उसी सेम प्लॉट ऑफ लैंड पर। थस इसलिए व्हाट हैपन, इट वाज अ डबल लॉस फॉर द पीजेंट्स। ये किसानों के लिए दोहरा नुकसान था। अब इम्पैक्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या हुआ, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बेनिफिटेड ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। इससे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज यानी अंग्रेजी साम्राज्य को ये फ़ायदा हुआ, उद्योगों को ये फ़ायदा हुआ कि जो है उनकी इंडस्ट्रीज डेवलप होने लग गई। एंड ब्रिटिश ट्रेडर्स अंग्रेजी व्यापारियों को फ़ायदा हुआ। बट दिस बेनिफिट डिड नॉट रीच द इंडियन फार्मर। पर ये फ़ायदे भारतीय किसानों तक नहीं पहुँचे। दे वर ब्रूटली एक्सप्लॉइटेड, उन्हें बुरी तरह से मारा गया। द ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसी ऑल्सो इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ लैंडलेस लेबरर्स। और अंग्रेजी जो नीति थी उनकी, उसने भी किसानों को जो है लैंडलेस लेबर यानी भूमिहीन मजदूरों की तो और हालत ख़राब हो गई। और वो जो फार्मर थे जिनके पास अपनी लैंड थी वो लैंडलेस लेबरर्स में बदल गए, यानी किसान जो है भूमिहीन किसान बन गए। इन केस दे फेल टू पे द रेंट। और जब वो किराया नहीं दे पाते थे टू द जमींदारों को, और लैंड रेवेन्यू या भू लगान नहीं दे पाते थे टू द गवर्नमेंट सरकार को, दे हैड टू लॉस देयर लैंड। उन्हें अपनी ज़मीनें खोनी पड़ती थी। एंड वर फोर्स टू वर्क एज लैंडलेस लेबर्स। और उन्हें भूमिहीन किसान यानी खेतों पर काम करने वाले मजदूरों की तरह जो है काम करना पड़ता था, या उन्हें ऐसा बनना पड़ा, या मजबूर हो गए ऐसा बनने के लिए। मोर एवर, इससे भी ज़्यादा बढ़कर, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सेविंग, कोई बचत उनकी होती नहीं थी। द पीजेंट्स वर फोर्स टू टेक लोन्स, उन्हें लोन लेना पड़ता था फ्रॉम द मनी लेंडर्स, साहूकारों से, हु एक्सप्लॉइटेड देम इवन मोर, जो कि उनका और ज़्यादा शोषण करते थे। अब एक्सप्लॉइटेशन बाय द मनी लेंडर्स, उनका एक्सप्लॉइटेशन कैसे करते थे। एज द पीजेंट्स वर ओवरबर्डन विद अ हाई लैंड रेवेन्यू, जैसा कि किसानों पर बहुत ही बड़ा भारी बोझ था उच्च भू लगानों का। दे वर फोर्स टू बोरो मनी,
उन पर जो है दबाव डाला जाता था कि वो पैसा उधार ले, बोरो करे मनी को एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ज़्यादा ब्याज दरों पर, फ्रॉम द मनी लेंडर्स यानी साहूकारों से, हु चीटेड देम, जो उन्हें धोखा देते थे, ठीक है, इन वेरियस वेज यानी कई तरह से। दे चार्ज्ड हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, वो उच्च दर से टैक्स लगाते थे, सॉरी ब्याज लगाते थे, एंड थ्रू श्रूड टेक्टिक्स सच एज फॉल्स, और जो है मतलब बोलते हैं धोखेधड़ी वाली जो है टेक्टिक्स जो है वो फॉलो करते थे, झूठे अकाउंट खाते मेंटेन करते थे, फोर्स सिग्नेचर जबरदस्ती साइन करवाते थे, एंड मेकिंग द पीजेंट साइन फॉर लार्जर अमाउंट्स देन दे हैड बोरोड, और किसानों ने जितना पैसा उधार नहीं लिया उससे भी ज़्यादा पैसे पर वो साइन ले लेते थे उनके। एज अ रिजल्ट परिणाम क्या हुआ, द पीजेंट्स वर ओवर बर्डन, किसान जो है ज़्यादा कर्ज में डूब गए, विद डेप्ट, कर्जे के साथ, एंड मेनी ऑफ देम इवन हैड टू लॉस देयर लैंड, कई सारों को उनकी ज़मीनें जो है खोनी पड़ी। फेमाइंस, अकाल पड़ गया, द टेरिबल पॉवर्टी, माइजरी यानी भयंकर गरीबी हो गई, माइजरी दुर्दशा हो गई, एंड एक्सप्लॉयटेशन हुआ ऑफ रूरल इंडिया ने ग्रामीण भारत, वॉज रिवील्ड व्हेन फेमाइंस रिवेज द कंट्री साइड रेगुलरली, तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई जब अकाल पड़ गए भारत के अंदर एक के बाद एक। ओफन नेचुरल कासेस, लाइक कई बार जैसे कि कोई प्राकृतिक कारण जैसे कि ड्रॉट, सूखा, फ्लड, बाढ़ आ गई, क्रॉप डिसीज, फसलें खराब होगी इसी बीमारी की वजह से, एट्सेट्रा। पेव्ड द वे फॉर द प्रॉब्लम्स, समस्याओं के लिए रास्ता दिखाया इन सब चीज़ों ने। बट हेवी टैक्सेशन यानी जो भारी कर था, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू, शोषणकारी भू लगान पॉलिसीज यानी नीतियाँ, ब्रूटल ट्रीटमेंट यानी क्रूर व्यवहार, क्रूरतम व्यवहार, बाय द लैंड लॉर्ड्स यानी जमींदारों के द्वारा, भूस्वामियों के द्वारा, एंड मनी लेंडर्स इंटेंसिफाइड देम, और जो है साहूकारों के द्वारा इंटेंसिफाइड देम यानी किसानों को नाराज कर दिया, उग्र कर दिया। एंड व्हाट हैपेंड इन द रिजल्ट ऑफ दिस, रीड टू गेट द आंसर। इन 1876, in 1878, in 8 lakh people lost their lives in मद्रास, मद्रास में 8 लाख लोग मारे गए, ये जो भी हुआ। हैदराबाद, महाराष्ट्र, वेस्टर्न यूपी, है ना, मद्रास, हैदराबाद, महाराष्ट्र, वेस्टर्न यूपी एंड पंजाब, यहाँ पर 8 लाख लोग मर गए 1876 और 78 में। इन द फेमाइन ऑफ 1896, 97 में फिर दूसरा फेमाइन आया, अकाल पड़ा, नियरली 45 लैक्स डाइड, 45 लाख लोग मर गए, ओके। 3 मिलियन पीपल डाइड इन बंगाल, फेमाइन ऑफ 1943, 3 मिलियन यानी 30 लाख, 30 लाख पीपल वहाँ पर मर गए 1943 में बंगाल में। दीज फेमाइंस एंड द हाई लॉसेस ऑफ लाइफ, ये जो अकाल पड़ते थे और बहुत ही ज़्यादा बड़े नंबर में लॉस ऑफ लाइफ यानी लोग मर जाते थे, जान का नुकसान होता था, इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, इससे पता पड़ता कि लोग कितने गरीब थे, एंड स्टारवेशन और भुखमरी के शिकार थे, विच हैड टेकन रूट इन इंडिया, जिनकी जड़ें भारत में जम चुकी थी। मोपलास रिवोल्ट एंड अदर पीजेंट्स, अब मोपला रिवोल्ट होता है और दूसरे किसान जो है इसमें क्या करते, देखिए। एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम, द ऑपरेशन ऑफ द जमींदारी एंड द एट्रोसिटीज ऑफ द मनी लेंडर्स लेड टू अ सीरीज ऑफ रिवोल्ट्स बाय द पीजेंट्स, की शोषणकारी भू लगान व्यवस्थाएं जो थी, एंड द ऑपरेशन यानी कुचलन का जो चक्र था, ऑफ द जमींदारों का, एंड द एट्रोसिटीज ऑफ द मनी लेंडर्स, और साहूकारों का ये जो अत्याचार था, लेड टू अ सीरीज ऑफ रिवोल्ट बाय द पीजेंट्स, इसने कई सारे श्रृंखलाबद्ध विद्रोहों को जन्म दिया किसानों के। द पीजेंट्स ऑफ केरला कॉल्ड द मोपलास, केरला के किसानों को मोपलास कहा जाता था। रिवोल्टेड इन द 1860s एंड 1870s, इन्होंने 1860 और 1870 में विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, ड्यू टू द इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ टैक्सेशन, बढ़ते हुए करों के भार को लेकर। दिस वॉज अ रिबेलियन अगेंस्ट द रिच लैंडलॉर्ड, और ये रिबेलियन, ये बगावत फिर से हुई अमीर भूस्वामियों के खिलाफ। इन द मिडिल ऑफ अगस्त 1921 व्हाट हैपन, 1921 का सन है, अगस्त महीने के मध्य दिवस में क्या होता है ना, यानी समझ लीजिए 13 से 17 तारीख के बीच, एग्रेरियन राइट्स वर स्टार्टेड, अनाज को लेकर दंगे हो जाते हैं, बाय द मुस्लिम पीजेंट्स, मुस्लिम किसानों के द्वारा, कॉल्ड मोपला, जिनको मोपला कहते हैं, अगेंस्ट द जमींदारों के खिलाफ केरला में। द रिवोल्ट टू का वायलेंट टर्न, ये बगावत हिंसा में बदल जाती है। द डेक्कन राइट्स ऑफ द 19th सेंचुरी ऑल्सो ऑकर्ड बिकॉज ऑफ द हेवी डेप्ट,
और दक्षिण भारत में डेक्कन राइट्स होते हैं। ये भी हेवी डेब्ट यानी भारी कर्ज की वजह से होते हैं, विच वॉज फेस्ड बाय द पीसेंट, जिसको किसान लोग सामना कर रहे थे। इन द डेक्कन रीजन दक्षिण भारतीय क्षेत्र में क्या हो रहा था, दक्कन प्रांत में, द पीसेंट्स रिवोल्टेड इन द रीजन ऑफ पूना के क्षेत्र में, पूना के आसपास इलाकों में किसानों ने रिवोल्टेड ने बगावत कर दी, अटैकिंग द मनी लैंडर्स, और साहूकारों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। एंड जमींदारों के ऊपर हमला कर दिया। द पीजेंट बर्न्ट द अकाउंट, किसानों ने किताबें जला दी। द अकाउंट बुक्स, हिसाब की बहिया जला दी। लूटेड ग्रेन शॉप्स, अनाज की दुकानें लूट ली। एंड इन सम केसेस, और कुछ मामलों में सेट फायर टू द हाउसेस, उन्होंने घरों को आग लगा दी। सेट फायर टू द हाउसेस ऑफ द मनी लेंडर्स, यानी साहूकारों, पैसा उधार देने वालों के। अब इंडिगो रिबेलियन होता है एंड इंडिगो कमीशन बनता है। ये क्या था, रीड हियर टू गेट द आंसर। इन 1859 रॉयर्स ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। 1859 में बंगाल के रैयत जो है मना कर देते हैं नील उगाने से। द यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स द पीजेंट्स, तो जो यूरोपियन प्लांटर्स होते हैं वो किसानों को दबाव डालते हैं टू प्लांट इंडिगो, नील उगाने के लिए, इंस्टीड ऑफ फूड क्रॉप्स, कि वो खाली अन्न ना उगाए, खाई जाने वाली फसलें ही ना उगाए, खाद्यान्न फसलें ही नहीं उगाए। बट द फार्मर्स हैड टू सेल देयर इंडिगो एट अ वेरी लो प्राइस, पर किसानों के सामने प्रॉब्लम ये थी कि वो अगर इंडिगो उगा तो दे, पर उसकी कीमत बहुत कम देते थे अंग्रेज। एज दे वर कम्प्लीटली अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम द ब्रूटल इंडिगो प्लांटर्स, क्योंकि इन्हें पता था कि ये जो इंडिगो प्लांटर्स हैं ये ब्रूटली हमें ट्रीट करेंगे और हम इनके सामने प्रोटेक्टेड नहीं है ना, हमारी कोई रक्षा करेगा भी नहीं, तो हम कैसे ये फैसला ले लें कि हम जो है अपनी जो है इंडिगो की खेती करें, वो भी हमारी सबसे मोस्ट फर्टाइल लैंड पर। बट द फार्मर्स हैड टू सेल देयर इंडिगो एट अ वेरी लो प्राइस एज दे वर कम्प्लीटली अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम द ब्रूटल इंडिगो प्लांटर्स। द रैयत्स रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर्स, तो जो रैयत थे, किसान थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई रेंट पे नहीं करेंगे प्लांटर्स को, कोई किराया नहीं देंगे। एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज, और नील की खेत कारखानों में जो है हमला कर दिया। द इंडिगो फार्मर्स मस्टर्ड करेज टू रिवोल्ट, और जो इंडिगो फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया, द इंडिगो फार्मर्स मस्टर्ड करेज टू रिवोल्ट, उन्होंने जो है साहस जुटाया बगावत करने का। बिकॉज दे फेल्ट दे हैड द सपोर्ट ऑफ लोकल, क्योंकि उन्हें लगा कि जमींदार उन्हें सपोर्ट करेंगे इन प्लांट ओनर्स के, बागान मालिकों के खिलाफ। एंड विलेज हेडमैन, और गांव के प्रधान या मुखिया भी, पटेल भी, एज दे टू फेस्ड एक्सप्लोटेशन फ्रॉम द लोकल प्लांटर, क्योंकि उन्हें भी स्थानीय बागान मालिकों से शोषण का सामना करना पड़ा था, वो भी उनके शोषण का शिकार होते, एक्सप्लोटेशन के विक्टिम बन रहे थे। द बंगाल राइट्स हैड द करेज टू अटैक इंडिगो फार्म फैक्ट्रीज, बंगाल के किसानों ने ये फैसला किया कि वो इंडिगो फैक्ट्रीज यानी नील के कारखानों पर हमला करेंगे, विद स्वॉर्ड, तलवारें लेकर, स्पीयर्स, भाले लेकर, बोज, तीर लेकर, बोज एंड एरोज यानी धनुष और तीर लेकर। इवन द वुमेन जॉइंड देम, बल्कि महिलाओं ने भी उनका साथ दिया। फाइनली व्हाट हैपेंड, द गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू सेट अप एन इंडिगो कमीशन, सरकार मजबूर हो गई और उन्होंने एक नील आयोग बनाने की फरमाइश कर दी, उन्होंने एस्टैब्लिश भी कर दिया। द कमीशन फाउंड द प्लांटर्स गिल्टी, इस नील आयोग ने इन प्लांटर्स बागान मालिकों को दोषी पाया। एंड डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द राइट, और ये घोषणा की कि नील की खेती इंडिगो प्लांटर्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। द कमीशन डिसाइडेड दैट द राइट्स हैड टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट अलाउड देम टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग इंडिगो इन फ्यूचर। कमीशन ने फैसला किया कि जो रैयत है, किसान हैं, उन्हें अभी के तो जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो फुलफिल करने पड़ेंगे, बट अलाउ देम टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग इंडिगो इन फ्यूचर, पर भविष्य में वो कोई नील की खेती नहीं करेंगे, ये उनकी मर्जी है। वैन द इंडिगो प्रोडक्शन एंडेड इन बंगाल, जब बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन ओवर हो गया, ख़त्म हो गया, आफ्टर द रिवोल्ट, बगावत के बाद, खिलाफत के बाद, क्रांति के बाद, द प्लांटर शिफ्टेड टू बिहार, तो यही बागान मालिक बिहार में शिफ्ट हो गए। द इंडिगो फार्मर्स ऑफ चंपारण इन बिहार स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फोर्स्ड इंडिगो प्रोडक्शन, तो जो नील के खेती करने वाले किसान थे चंपारण के, उन्होंने विरोध कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया अगेंस्ट फोर्स्ड इंडिगो प्रोडक्शन, कि वो ज़बरदस्ती नील की खेती नहीं करेंगे। वैन महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, जब महात्मा गांधी जी भारत आए फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से, ही लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सत्याग्रह कैंपेन इन चंपारण, उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह कैंपेन
चंपारण में लॉन्च किया, चंपारण से उसकी शुरुआत की, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स, नील की खेती करवाने वाले बागान मालिकों के शोषण के खिलाफ। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, बाय द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत से द पीजेंट मूवमेंट शोड अप बेटर एज दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। अब किसानों के आंदोलन जो है और ज़्यादा मजबूत होने लगे, क्योंकि उन्हें लोकल स्थानीय पॉलिटिकल पार्टीज का भी सपोर्ट मिलने लगा, एंड बिकेम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पार्ट भी बन गए ये पीजेंट रिवोल्ट। एट द सेम टाइम्स elsewhere in the world, what was going on? Let's read to get the answer. In the 19th century, 19वीं शताब्दी में, thousands of Indian and Chinese laborers went to work on plantation. हजारों भारतीय और चाइनीज किसान श्रमिक मजदूर जो है बागानों पर काम करने गए, माइंस पर काम करने गए, खदानों पर, एंड फॉर रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन, और सड़क और रेल निर्माण में लग के प्रोजेक्ट में गए, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, यहाँ वहाँ। These laborers signed a contract. इन श्रमिकों ने कुछ समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए एंड बिकेम बॉन्डेड लेबरर्स, और ये बंधुआ मजदूर बन गए। मोस्ट ऑफ द इंडियन लेबरर्स केम फ्रॉम प्रेजेंट ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। इनमें से ज़्यादातर जो लेबरर्स थे, बॉन्डेड लेबरर्स थे, वो उत्तर प्रदेश से, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से थे। ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी साम्राज्य के प्रभाव के कारण, कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड इन दीज एरियाज। इन क्षेत्रों में कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी घरेलू उद्योग जो थे वो डिक्लाइंड यानी पतन के शिकार हो गए। एंड लैंड रेवेन्यू रोज, और भू लगान तो बढ़ता ही गया। मेनी फार्मर्स गोट इन टू हैवी डेब्ट, कई सारे किसान भारी कर्ज के जाल में डूब गए। एंड वर फोर्स टू बिकम बॉन्डेड लेबरर्स, और इस तरीके से वो जो है फोर्स एंड मजबूर हो गए टू बिकम बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर बनने के लिए। एंड गो अब्रोड इन सर्च ऑफ वर्क, और काम की तलाश में वो अब्रोड यानी विदेश भी गए। दे वेंट टू कंट्रीज लाइक सिलोन, वो सिलोन, मलाया, मलेशिया, मॉरिशस एंड फीजी जैसे देशों में गए। दे ऑल्सो वेंट टू कैरेबियन आइलैंड, मेनली ट्रिनिडाड, और तो और वो कैरेबियन आइलैंड पर भी गए, खासकर त्रिनिडाद में, गुयाना एंड सूरीनाम में। इन 19th century what happened? Indentured labor was a new system of slavery. जबरदस्ती से काम करवाया जाने वाला, लाइक वी कैन से कि बंधुआ मजदूर जो थे, इंडेंचर्ड लेबर्स, एक नया रूप बनकर आया, स्लेवरी यानी गुलामी का, जिसमें स्लेव सीधे सीधे खरीदे और बेचे ने जाकर, सीधे ना खरीदे जाकर जो है कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू खरीदे जाने लगे। नाउ लेट्स रीड पीपल हु मेड द डिफरेंस, लोग जिन्होंने कुछ अलग किया। सुभाष चंद्र बोस, 23rd January 1897 he born, 18th August 1945 he died. Popularly known as नेताजी, लोकप्रियता के साथ उन्हें जो है नेताजी कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस was born at Cuttack in the Odisha division of the Bengal province. उस समय बंगाल प्रांत के ओडिशा संभाग में, बोल दीजिए ओडिशा रीजन के कटक शहर में जो है इनका जन्म होता है। ही वॉज अ पॉपुलर लीडर ऑफ द यंगर रेडिकल विंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो युवा रेडिकल एंड उग्र जो गर्म विंग या विचारधारा थी उसके जाने माने नेता थे। इन द लेट 1920s to 1930, 1920-1930 तक। लेटर बाद में व्हाट हैपन, ही ऑल्सो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम 1938 टू 1939। 1938 से लेकर 1939 तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। ही वॉज एक्सपेल्ड, उन्हें निकाल दिया गया कांग्रेस से। वाई? एंड लेटर केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट बाय द ब्रिटिश, सो, और उन्हें हाउस अरेस्ट यानी अंग्रेजों ने अपनी जो है नज़र बंदी में रख लिया उन्हें। ही मैनेज टू एस्केप टू जर्मनी, और वो छूट गए अंग्रेजों से, एंड एस्केप, और वो भाग गए टू जर्मनी चले गए छूट कर, एंड जापान, उसके बाद जापान भी गए, टू ग्रेनर मिलिट्री सपोर्ट टू थ्रो आउट द ब्रिटिश रूल, ताकि वो मिलिट्री सपोर्ट यानी सैनिकों का शक्ति हासिल कर पाए, सैनिक शक्ति, ताकि वो इंडिया से अंग्रेजों को बाहर कर पाए। विद द सपोर्ट ऑफ जापान की मदद सहायता से, ही रेज्ड एन आर्मी नेम्ड इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने
एक सेना खड़ी की जिसको इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं, एंड अटैक द बर्मा फ्रंट, और बर्मा फ्रंट से उन्होंने हमला किया म्यांमार से। तो यद्यपि शॉर्ट लिव्ड, कम उम्र वो जिए, बट हिज एफर्ट्स रेज्ड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, पर उनके जो प्रयास थे उसने नेशनलिज्म की स्पिरिट यानी राष्ट्रवाद की आत्मा को जो है प्रबल किया, आत्म भावना को प्रबल किया अमंग द इंडियंस, भारतीयों के मध्य, विद न्यू वेव ऑफ पेट्रियोटिज्म, राष्ट्रभक्ति की, एक देशभक्ति की एक नई लहर के रूप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।